जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में आपको हम बता रहे हैं संसद के वजह से चालू होता है और कब समाप्त होता है। इसको मैं दो काल में बांटते हैं। संसद 6 AM 11 AM से खुलकर या 6 PM तक चलता है, जिसको में पहला घंटा प्रश्न काल आता है जो 11 से 12 चलता है। उसके बाद 12 से 1 शून्यकाल चलता है और 1 से 2 लंच टाइम होता है और 2 से 6 उसमें चर्चा या प्रस्ताव आता है। इसके बाद आपको हम बताए थे कि प्रश्न काल में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें तारांकित प्रश्न बोले थे। यह एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक सदस्य सिर्फ 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें पूरक प्रश्न भी पूछते हैं। यदि कोई मंत्री ठीक से उसका जवाब नहीं देता है उसके पर वह पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट हम मंत्री से संसद में नहीं पूछ सकते हैं। इसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष से पूछा जाता है कि हमें शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था में हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में केंद्र विश्वविद्यालय चाहिए। इसके तहत हम अध्यक्ष को बोलेंगे, अध्यक्ष वह मंत्री से पूछेंगे कि आप अपने क्षेत्र में ये सब काम ये क्षेत्र में क्यों नहीं किए। इस प्रकार इन्हें कि डायरेक्ट हम मंत्री से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसके बाद अतारांकित में होता है कि इसमें 270 प्रश्न पूछे जाते हैं जो लिखित के रूप में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अल्प सूचना। अल्प सूचना में यह कहा जाता है कि 10 दिन पहले आपको यह कुछ प्रश्न छूट गया है, उसको जानने के लिए आपको 10 दिन पहले वह अध्यक्ष को कहा जाता है कि हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसे हम छोड़ दिए हैं। इसके बारे में वह आधे घंटा की चर्चा देते हैं। इसके बाद आता है गैर सरकारी सदस्य भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संसद में सभी मंत्री नहीं होते हैं, वह संसद के जितने सदस्य उसमें सिर्फ 15% ही मंत्री होते हैं। बाकी का जो संसद है वह गैर सरकारी सदस्य होते हैं। इस प्रकार मंत्री को कहा जाता है सरकारी सदस्य, और जो मंत्री नहीं है लेकिन जीते हुए सांसद है उसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इसके तहत ये उनसे भी यह प्रश्न पूछते हैं कि लोग किस प्रकार अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस पर आप विकास की काम क्यों नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितने भी सांसद हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मंत्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अपने वह सांसद से प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल में जो होता है कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें अध्यक्ष बहुत संभालते हैं, फिर भी उसमें शोर शराबा होता है कि हम यह प्रश्न पूछे, हमको यह स्पष्टीकरण नहीं हुआ। इस पर शून्यकाल सन 1962 में मीडिया वाला ने यह 12 से 1 के बीच को यह शून्यकाल नाम धर दिया। उसके बाद आता है लंच टाइम। लंच टाइम वही 1 से 2 चलता है। 2 के बाद आता है प्रस्ताव या चर्चा कि अब हम क्या प्रस्ताव करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसमें यह होता है कि जब हम तारांकित प्रश्न में जब हम पूछे थे और मंत्री ठीक से हम नहीं बता सका, उसमें हम पूछेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में आप ठीक से बढ़िया व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय के जरूरी है और मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के जरूरी है, आप खोल क्यों नहीं रहे हैं। अगर उसमें वह मंत्री लिप पोत के जवाब देता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वैसे नहीं, उससे मंत्री से कहा जाता है कि नहीं आप हमको स्पष्टीकरण के रूप में बताएं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगला आदमी कहेगा, मंत्री कहेगा कि हमारे पास जगह नहीं था, हमारे पास उतना पैसा नहीं था, अगला कि हम मेंटेन नहीं कर पाए, समय पर नहीं यूनिवर्सिटी चालू कर पाए। इसके तहत अगला वह सदस्य कहेगा नहीं, इसको आप विशेष हमारा यह अधिकार है, अब स्पष्टीकरण के थ्रू बताइए कि आप हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं बनाए, तो विश्वविद्यालय नहीं बनाए, हमारा शिक्षा के बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य के लिए मेडिकल क्यों नहीं बनाए। इस सब पर यह विशेषाधिकार संसद को प्रस्ताव लाती है, यह कोई भी सदस्य ला सकता है। उसके बाद आता है ध्यान आकर्षण प्रश्न। यह भी ध्यान आकर्षण प्रश्न या मंत्री को यह सूचित किया जाता है कि अब शिक्षा विभाग में हमेशा यही बात बोलते हैं, जब सत्र चालू होता है तब कहते हैं कि अगले साल से हम हॉस्पिटल चाहे विश्वविद्यालय बनाएंगे, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, अब तो इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाता है। उसके बाद आता है
कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव से ही मतलब है कि कार्य को रोक दिया जाता है, इसलिए कार्य स्थगन प्रस्ताव आता है। जब भी कोई विदेश राज्य जब हमारे देश पर आक्रमण करता है या कोई आपातकाल का स्थिति होता है, तब वह कार्य स्थगन जो भी कार्य चल जाता है उसे रोक कर वह प्रस्ताव कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है। और इस पर सिर्फ 2.5 घंटे के चर्चा सभी लोग करते हैं कि हाँ विदेशी आक्रमण किया है, इस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। वह रक्षा मंत्री को कहेगा कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, इस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन किसी देश में भूकंप आ गया है या बाढ़ आ गया है या किसी राज्य में भूकंप आ गया है, चाहे भारत देश में ही आ गया है, किसी राज्य में भूकंप चाहे बाढ़ की स्थिति आता है, आपातकालीन कभी भी आ सकती है, उस समय वह कुछ भी शस्त्र चालू हो, उस समय उसे रोक कर यह निर्णय लिया जाता है कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद आता है अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा में यह होता है कि कोई विशेष प्रावधान के लिए आधा घंटा कर उसे चर्चा किया जाता है। यह तब लाया जाता है जब किसी स्थिति में जब शस्त्र पूरा होने वाला है, तो बचे हुए 10 दिन में पहले हफ्ता के 2 या 3 दिन दे दिया जाता है कि आप इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव यह तब लाता है, यह मंत्री के ऊपर आता है या व्यक्ति रूप से एक मंत्री पर भी आ सकता है। मंत्री पूरे मंत्रिमंडल या पर आ सकता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आप बढ़िया से हमारे क्षेत्र में कार्य करिए। या किसी मंत्री के ऊपर भी आ सकता है निंदा प्रस्ताव। या निंदा प्रस्ताव या 50% बहुमत से ही पास किया जाता है। उसके बाद आता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव जो सत्ता में रहता है वह व्यक्ति लाता है, और निंदा प्रस्ताव विपक्ष वाला लाता है। विपक्ष वाला इसलिए लाता है कि उसमें 50% बहुमत होता है। जब भी कोई भी लोकसभा में जो सत्ता कर रहा है, अगर उसे 50% बहुमत है तो वह निंदा प्रस्ताव पारित नहीं होगा, क्योंकि निंदा प्रस्ताव तो विपक्ष वाला लाता है कि हम यह मंत्री से संतुष्ट नहीं है, आप इसे चेंज कर दीजिए। और इसके बाद आता है धन्यवाद प्रस्ताव। जब भी विशेष अभिभाषण जब भी देते हैं राष्ट्रपति, उसे आधा बहुमत से पारित करा जाता है। यह सत्ता वाला आदमी लाता है कि हम धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। और धन्यवाद प्रस्ताव जब पारित नहीं होता है तो वह विपक्ष पार्टी वाला समझ जाता है कि इनके पास बहुमत की कमी है। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है। ये भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष वाला ही लाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए इसे 50 संसद को 10 दिन पहले अध्यक्ष को लिखित रूप में दिया जाता है। लिखित रूप से दिया जाता है 10 दिन पहले कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। आप सत्ता वाले व्यक्ति को आप बोल दें कि हम विश्वास प्रस्ताव, वो भी 50 सांसद लिखित रूप से देंगे, तब वह अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के रूप में के पास जाएगा। अध्यक्ष अपने सत्ता वाले मंत्री को, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, विपक्ष का राहुल गांधी है, अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी लाएंगे तो मोदी जी को 10 दिन पहले वह अध्यक्ष को बताएंगे। उसके बाद कहेंगे कि कोई भी मंत्री, कोई जरूरी नहीं है कि वह जो भी सांसद है वह भारत में ही है, 10 दिन के अंतर में उन्हें सारा चीज अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जब यह पारित हो जाता है, तब उसके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है, यह सत्ता वाला आदमी लाता है। सत्ता वाला आदमी इसलिए लाता है कि वह 10 दिन के अंदर में जितने भी विदेश गया हुआ मंत्री को वो बुला लेते हैं और वह अपने बहुमत सिद्ध करते हैं, उसी को विश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। निंदा प्रस्ताव से भी सरकार गिर जाती है, और धन्यवाद प्रस्ताव अगर सत्ता वाला नहीं पारित कर पाया उससे भी सरकार गिर जाती है। और अविश्वास प्रस्ताव तो जब पारित, अविश्वास प्रस्ताव जब 50 सांसद लिखित रूप से दे रहा है और 50% से पारित हो जाता है, उसके बाद विश्वास प्रस्ताव आप नहीं विश्वास जमा सकते हैं कि हमें बहुमत की सरकार 273 सीट हमारे पास है। अगर विपक्ष वाला यह जान जाता है कि जब हमारा धन्यवाद प्रस्ताव आप पारित नहीं कर पाए तो आपको पास सत्ता नहीं है, आपका जो भी संसद है वह बीत चुका है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष वाला लाते हैं, निंदा प्रस्ताव भी विपक्ष वाला लाता है, और धन्यवाद प्रस्ताव यह सत्ता वाले व्यक्ति लाते हैं, और विश्वास प्रस्ताव भी सत्ता वाला आदमी लाते हैं। इसके बाद
आपको हम बताए थे 100 तक आर्टिकल, जिसको में 100 में कोरम की बात हुआ था, जिसको में गण पूर्ति कहा जाता है। 1/10 रहेगा संसद में आदमी, तब काम होगा, नहीं तो वह कार्रवाई चालू नहीं होगी। उसके बाद 101 से लेकर 106 तक, इसमें कोई अनुच्छेद के रूप में नहीं पूछता, इसलिए हम अनुच्छेद व अनुच्छेद नहीं बोला जाता है। इसमें यह सूचित किया जाता है सही में कि अगर संसद बनना है तो हमें क्या योग्यता चाहिए, यदि वह रिक्त स्थान को किस तरह से भरना चाहिए, कोई संसद को भत्ता या पेंशन किस तरह से मिलना चाहिए, ये सब की बात 1 से 101 अनुच्छेद से लेकर 106 अनुच्छेद की बात है। यह इम्पोर्टेंट अनुच्छेद नहीं है। इसके बाद आता है 107 अनुच्छेद। 107 अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन करने की प्रक्रिया को यह किस प्रकार पारित होता है। जब हम भारत में कोई भी विधेयक पारित करते हैं, यह किस प्रकार पारित होता है, इसके बारे में अनुच्छेद 107 कहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 107 अनुच्छेद का। 107 अनुच्छेद, यह विधेयक का, कोई भी विधेयक कैसे पारित होता है इसके बारे में कहा जाता है कि किस प्रकार प्रक्रिया होता है। सबसे पहले इसका ड्राफ्ट किया जाता है, ड्राफ्ट यानी मसौदा। यह मसौदा आईएएस अधिकारी या डीएम अधिकारी जो भी रहते हैं, वह सब अपने विभाग में, जिसका संसद के सचिवालय में तैयार किया जाता है, सचिवालय में तैयार किया जाता है। जब यह मसौदा तैयार हो जाता है कि क्या कमी है क्या नहीं, वह किस तरह से, जैसे हम जीएसटी की बात करते हैं, सबसे पहले जीएसटी का वित्त मंत्री लाए होंगे। वित्त मंत्री, हाँ, यह 2 प्रकार की विधेयक हो सकता है। एक सरकारी विधेयक होगा, सरकारी विधेयक जो मंत्री है वह ला सकता है, या कोई सांसद है उसे सांसद भी ला सकता है, माने वह मंत्री नहीं लेकिन जीता हुआ सांसद है, वह विधेयक ला सकता है। इसे प्राइवेट विधेयक कहते हैं, इसे सरकारी विधेयक कहते हैं। इसमें क्या अंतर होता है कि जब वित्त मंत्री जब जीएसटी लाते हैं तो वो मंत्री हैं, तो इसलिए अरुण जेटली उस समय थे जब जीएसटी पारित हुआ था। और गृह मंत्री की बात करते हैं सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें गृह मंत्री कौन थे? अमित शाह, यह गृह मंत्री थे। और वित्त मंत्री अरुण जेटली, जब यह जीएसटी पारित हुआ उस समय अरुण जेटली थे। जब यह विधेयक लाए, यह सरकारी विधेयक हो गया कि, और इसमें गैर सरकारी विधेयक के मतलब होता है कि संसद है, जीता हुआ है, लेकिन वह विधेयक लाना चाहता है, लेकिन वह प्राइवेट विधेयक हो जाएगा। और मंत्री जब विधेयक लाएंगे उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। इसके बाद यह लोकसभा में जाती है, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में। इसमें चर्चा होगा, उसके बाद प्रस्ताव कहा जाएगा कि क्या होना चाहिए, उसके बाद मतदान होगा, उसके बाद पारित होगा, पारित। और जब यह पारित हो जाता है तब ये राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं तब यह बिल नहीं बनकर एक्ट बन जाता है। जैसे पहले जीएसटी था, जीएसबी, पहले जीएसबी था, जब इस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो ये जीएसटी बन जाता है, क्योंकि यह टैक्स पारित हो गया। और जैसे सीए की बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था पहले, जब इस पर राष्ट्रपति साइन कर दिए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, क्योंकि यह नियम हमारा बन गया। जब राष्ट्रपति इस विधेयक पर साइन कर देते हैं तब यह हमारा नियम कानून संसद संविधान का बन जाता है कि जो भी भारत के निवासी हैं, जो भी हैं, उन्हें यह रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले सचिवालय इसका मसौदा तैयार करता है कि हम कौन सा कानून लाएंगे और कौन सा अधिकारी काम करेंगे। इसके बाद यह जो भी मसौदा है वह संसद में जाएगी, सबसे पहले लोकसभा में जाती है, उसके बाद राज्यसभा में। दोनों चर्चा करेंगे, प्रस्ताव करेंगे, मतदान करेंगे और पारित करेंगे। उसके बाद यह जब राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस विधेयक पर जब साइन कर देते हैं तब यह विधेयक एक्ट बन जाता है।
हाँ, अगर मान लिया जाए यह विधेयक आया, मंत्री लाया लोकसभा में, और जब लोकसभा इसे पारित करके जब राज्यसभा में भेजता है, तब यह राज्यसभा न इसे पारित करे, न इस पर चर्चा करे और 6 महीना तक रोक ले, तब इस पर दिक्कत आ जाता है कि विधेयक को क्यों रोक दिया। जब 6 महीना तक आप रोक दीजिएगा तो इस पर राष्ट्रपति, जो संसद के 3 अंग, लोकसभा राज्यसभा, तो इसके समझौता के लिए आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहते हैं कि दोनों को बैठक करेंगे, दोनों आपस में एक जगह बैठेंगे। यह अनुच्छेद 108 के थ्रू कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि जब कोई भी विधेयक को दोनों सदन में से कोई एक सदन पारित नहीं करता है, और तब यह संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। जब बहुत सा हंगामा होता है तो संयुक्त अधिवेशन की बात किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन करते हैं? वह राष्ट्रपति करते हैं। जब राष्ट्रपति यह संयुक्त अधिवेशन बैठाते हैं, उस समय यह 3 स्थिति में संयुक्त अधिवेशन होता है। जब एक दूसरे को विधेयक में बहुत बहसाबाजी कर ले तब संयुक्त अधिवेशन होता है, या एक सदन पास कर दे, दूसरा सदन नहीं पारित करता है, तब संयुक्त अधिवेशन बैठता है। यदि कोई दोनों में से 6 महीना तक वह विधेयक को रोक दे, तब संयुक्त अधिवेशन बैठाया जाता है। और 3 प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठाया जाता है। एक धन विधेयक, और एक महाभियोग, किसी पर महाभियोग लगा रहे हैं तब वह संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, और एक संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं करते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि वह संविधान संशोधन जब होगा तो बहुमत 545, आप दोनों मिला के हो जाता है 790। जैसे 545 और ये 245, जब दोनों को मिलाएंगे, इक्वल करेंगे तो 790 हो जाएगा, और इसको में आधा करेंगे, इसका तो हो जाएगा 395 वोट। यह तो लोकसभा 545 अकेली है, लेकिन यह 395 तो लोकसभा खुद है, और इसको चाहिए वोट कितना? 395, इसलिए आसानी रूप से यह लोकसभा पारित कर देंगे। इसलिए कोई भी संशोधन होगा, संविधान में कोई भी संशोधन होगा, उसमें यह संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठाएंगे। और धन विधेयक को कहा ही गया है कि जब भी लोकसभा ही पारित करेगा, तब लोकसभा के अध्यक्ष कह देगा कि यह धन विधेयक है, तब इसे लोकसभा के ही ऊपर छोड़ दिया गया है। क्योंकि धन विधेयक के रक्षक लोकसभा के संसद ही है, और संसद उस जिसको हम वोट दिए हैं वही ने रक्षा करेगा। राज्यसभा को तो हमने वोट नहीं दिया, अप्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए राज्यसभा के धन विधेयक पर कोई वादा नहीं होता है। सिर्फ यह 14 दिन तक देखेगा, और 14 दिन के अंदर वह नहीं पास करता है तो 15वां दिन ऑटोमेटिक वह विधेयक पास हो जाती है, और इसका निर्णय अध्यक्ष लेते हैं। जब यह संयुक्त बैठक होता है, उसका भी अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही होते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो वह राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन होता है। एक बार हुआ सन 1961 में, यह दहेज उन्मूलन में होता था कि बहुत सारे भारत में कुप्रथा था, जिसमें दहेज भी एक है कि बेटी के शादी करने के लिए दहेज देना ही अनिवार्य हो गया था। और दूसरा हुआ था सन 1978 में, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1978 में। और एक हुआ था 2002 में, यह पोटा एक्ट हुआ था, जिसके आतंकवादियों पर लगाया गया कि कोई भी हथियार धराता था उस पर यह पोटा एक्ट पर संयुक्त अधिवेशन होता था। और तीनों ही अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। सबसे पहले हम बात किए सन 1961 में, यह किस पर हुआ था? यह दहेज उन्मूलन पर हुआ था। और उसके बाद हम आपको बताएं 1978 में, 1978 में यह हुआ था बैंकिंग सुधार। पहले बैंकिंग सुधार में क्या होता था? पहले कि राष्ट्रीयकरण हुआ, और बैंक में पहले क्या नियम था कि आप पैसा जमा करने के लिए अलग खिड़की होगा और पैसा निकालने के लिए अलग खिड़की होगा, जिसपे जनता को बहुत ही कभी पर्व दीपावली आता था या होली में, तो पता है कि पैसा जमा करने वाले की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन निकालने वाले की संख्या बहुत बड़ा है। इसलिए कहा कि बैंकिंग सुधार करना जरूरी है। इसलिए 1 विंडो ही रखा गया कि वह एक ही काउंटर पर पैसा निकाल भी सकता है और एक ही काउंटर पर से जमा भी हो सकता है। उसके बाद सन 2002 में एक संयुक्त अधिवेशन हुआ। इस पर हुआ था
पोटा एक्ट पर, पेट्रियोटी ऑफ टेरिटरी एक्ट पर हुआ था। इस पर क्या हुआ था कि कोई भी हथियार धराए हुए कोई भी व्यक्ति धराया जाता है, उस पर आतंकवादी वाला केस होता था। जैसे संजय गांधी भी संजय दत्त भी इसी स्थिति में फंस गए थे कि अपने गैरेज में AK-47 पकड़ा गया था। इसके कारण उन पर पोटा एक्ट धारा भी चल गया था, लेकिन अब पोटा एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से आपको हम बताएं कि 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है और 107 में विधेयक किस प्रकार पारित होता है। अगर कोई विधेयक दोनों सदन में से कोई रोक लेता है तो उसको लिए वह राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन मनाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन करता है? वह लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसके बाद आपको कल 8 और 10 पढ़ाएंगे अगले वीडियो में।